आज हम क्वेश्चन आंसर्स जो देखने वाले हैं। कविता का नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। तो आज इस कविता के पोएम के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स इंक्लूडिंग अदर एक्सरसाइज क्वेश्चन जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स वगैरह रहते हैं वो भी यहाँ सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम ट्रू एंड फॉल्स के साथ। तो पहला ट्रू एंड फॉल्स आपके सामने है। द पोएट वॉज ट्रेवलिंग इन नाइट। नहीं, रात को ट्रेवल वो नहीं कर रहे थे। द होस्ट आस्क्ड पोएट वेयर आर वी गोइंग। ये भी फॉल्स है। द पोएट वॉज अट्रैक्टेड बाय डीप डार्क वुड्स। ट्रू। द पोएट गिव्स अ हार्नेस बेल एज अ शेक। फॉल्स। द पोएट वॉज एंजॉइंग स्नोई इवनिंग। करेक्ट। चलते हम चूज द करेक्ट ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शंस भी दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, व्हाई डज द स्पीकर स्टॉप नियर द वुड्स। स्पीकर जो था वो जंगल के पास में क्यों रुक गया? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू वॉच स्नो। वो स्नो देखना चाहता था। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द हॉर्स इन द पोएम रिप्रेजेंट? प्लेफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। जीवन के प्रति एक एंजॉय करने का मतलब एक नजरिया व्यक्ति का। What does snow represent? Snow क्या रिप्रेजेंट करता है? It's the purity of nature, हमारी प्रकृति की शुद्धता। What does dark symbolize in the poem? Dark means death. The theme of the poem is relation of life and death. कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें जीवन और मृत्यु के रिलेशनशिप के बारे में बताने की कोशिश की है। और लास्ट क्वेश्चन इसी में आएगा बच्चों, हाउ वर द वुड्स? वुड्स कैसी थी? जंगल जो था वो डीप, घना, गहरा और डार्क, बहुत ही ज्यादा डरावना था, यानी कि चारों तरफ अंधेरा था इस प्रकार का। नाउ रीड द स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस स्टेंजा को रीड करके हमें आंसर्स देने हैं, जो कि जनरली हमने देखा है कि इस तरह के क्वेश्चंस होते भी हैं। तो पहले रीड कर लेते हैं, चलिए। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज इन द विलेज दो, he will not see me stopping here to watch his woods fill up the snow. Who is the speaker and where is he right now? स्पीकर कौन है और इस वक्त वो कहाँ पर है? इन सेंटेंसेस को पढ़ के हमें क्या पता लगता है? द स्पीकर इज अ ट्रैवलर। वो कह रहा है कि मैं यहाँ रुकूं, यानी कि वो ट्रैवलर है तभी तो रुकने की बात कर रहा है। और वो है कहाँ? ही हैज स्टॉप्ड एट द वुड्स टू ऑब्जर्व द स्नोफॉल। वो वुड्स में रुका है ताकि वो स्नोफॉल को देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रेफर्ड टू एज हिज। हिज किसको कहा गया है? हिज यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है। द ऑनर ऑफ द वुड्स इज रेफर्ड टू एज हिज। ऑनर ऑफ द वुड्स, वुड्स के ऑनर के लिए यूज किया गया वर्ड। व्हाई डज द स्पीकर स्टॉप बाय द वुड्स? स्पीकर वुड्स के पास क्यों रुकता है? क्या कारण है उसका रुकने का वहां पर? The speaker stopped by the woods to observe the natural beauty and snowfall in the woods. He wanted to enjoy the calmness of the dark, deep, lovely woods. स्पीकर जो है वो जंगल में नेचुरल ब्यूटी यानी कि प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए रुकता है। साथ में वहाँ स्नोफॉल भी हो रहा है तो उसको भी देखना चाहता है वो। और वो इस शांत कामनेस यानी कि एकदम जो स्थिरता है उस एटमॉस्फेयर के अंदर, जो एकदम शांति है और डार्कनेस देख, मतलब अंधेरा है चारों तरफ, दूर दूर तक कोई नहीं है और बस एक खूबसूरत जंगल है। तो इस कामनेस को, इस शांति को वो एंजॉय करना चाहता है। राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड वुड्स। वुड्स का मतलब होता है, वुड्स इज एन एरिया ऑफ लैंड विच इज स्मॉलर देन अ फॉरेस्ट एंड इज कवर्ड विद द थिक ग्रोथ ऑफ ट्रीज। वुड्स जो है एक फॉरेस्ट से थोड़ा छोटा एरिया होता है जो कि बहुत सारे पेड़ों से घिरा होता है। एक बहुत बड़ा सा एरिया जहां पर मतलब जंगल से थोड़ा छोटा कह सकते हो आप, उसको वुड्स कहा गया है। Why does the speaker think he knows the owner? स्पीकर को ऐसा क्यों लगता है कि वो इस वुड्स के ऑनर को जानता है? The speaker thinks that he knows the owner probably because he may have met him in the past and there might be a distant recollection of faded memories.
यहाँ पर स्पीकर को लगता है कि शायद वो इस वुड्स के ऑनर को जानता है, क्योंकि उसको ऐसा महसूस होता है कि शायद बीते समय में मैं उससे मिला हूँगा और इस तरह की एक धुंधली सी यादें शायद उसके साथ मेरी जुड़ी हो, ऐसा उसको लगता है। There is also a possibility that he might have met the owner sometime earlier as he is a traveler and travels a lot. तो पहला तो उसको ये लगा कि भी बहुत पहले मिला हूँ शायद मैं उससे, तो वो यादें तो धुंधली हो गई होंगी, लेकिन उसको ये भी महसूस होता है कि शायद मैं उसको अभी रिसेंटली कभी मिला हूँ, क्योंकि स्पीकर जो है वो ट्रैवलर है और ट्रैवल करते वक्त अक्सर बहुत सारे लोगों की मुलाकात होती रहती है। To whom did the woods belong and why will he not be able to see the speaker stopping by in his woods? वुड्स किसको बिलोंग करती हैं, यानी कि वुड्स का ऑनर कौन है, और वो स्पीकर को क्यों नहीं देख पाएगा उस वुड्स के अंदर रुके हुए। The woods belongs to a man who lives in a village. As he lives in a village away from the woods, so he will not be able to see the speaker stopping by in his woods. वुड्स जो हैं वो एक व्यक्ति को बिलोंग करते हैं जो कि पास ही के गांव में रहता है, और वो जो गांव है वो इस वुड्स से थोड़ी दूरी पर है, तो वहाँ से वो स्पीकर को देख पाए वो पॉसिबल नहीं है। डू यू थिंक द स्पीकर इज हैप्पी स्टैंडिंग इन द वुड्स? स्पीकर हैप्पी है वहाँ खड़ा होकर, रुक कर? Yes, the speaker is happy standing in the woods because nobody is there to watch him and he is finding solace in the thoughts. He is enjoying the natural beauty of woods, frozen lake and snow. स्पीकर वहाँ वुड्स में अकेले रहकर बहुत ही खुश है, क्योंकि वहाँ पर उसको देखने वाला कोई नहीं है, वो एकदम अकेलेपन में है, वो अपने ख्यालों में मस्त मगन है, वो वुड्स की खूबसूरती को एंजॉय कर रहा है। वहीं पर लेक है, वो भी स्नोफॉल के कारण जम चुकी है, स्नो है चारों तरफ। ये सब सिनेरियो देखकर उसको बड़ा ही अच्छा लग रहा है। What do the words woods and village symbolize? ये दो शब्द जो है वुड्स और विलेज, ये क्या सिंबलाइज करते हैं? 3 adjectives are used for woods: lovely, dark and deep। वुड्स जो है उसके लिए 3 एडजेक्टिव्स का यूज किया गया है स्पीकर के द्वारा, पोएट के द्वारा इस कविता में। पहला है वुड्स आर लवली, दे आर डार्क एंड इवन डीप। दे सिंबलाइज सेंसुअस एंजॉयमेंट, द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस एंड द डार्क इनर सेल्फ ऑफ मैन। ये तीनों जो हैं ये इंसान की एंजॉयमेंट, यानी कि किस तरीके से एंजॉय करने का, जो मतलब लवली यानी कि उसको खूबसूरती को उसने एंजॉय किया, और डार्कनेस मतलब यहाँ पर इग्नोरेंस, यानी कि पता ही नहीं है उसके बारे में ज़्यादा कुछ हमको, कि भी हमें कहाँ पता है कि अंदर क्या है क्या नहीं है। एंड डीप यानी कि इनर सेल्फ ऑफ मैन, यानी कि तीनों चीज़ें वैसे देखा जाए तो इंसान के साथ इसको जोड़कर देखा गया है कि इंसान जो है लवली यानी कि कैसे एंजॉय करे अपने जीवन को, दूसरा डार्कनेस यानी कि उसको आगे का पता ही नहीं कि कल क्या होने वाला है, और डार्क इनर सेल्फ ऑफ मैन कि अंदर इंसान के अंदर क्या है वो भी किसी को नहीं पता है। Society and civilization is symbolized by village beyond whose borders lie the woods। सोसाइटी और सिविलाइजेशन जो है इनको सिंबलाइज किया गया एक विलेज के द्वारा, यानी कि बताया गया ना वो व्यक्ति जो ओनर है वो गांव में रहता है, तो गांव यानी कि सोसाइटी सिविलाइजेशन जहाँ लोग रहते हैं वो थोड़ा दूर है विलेज, और ये वुड से काफ़ी दूर है, यानी कि वुड से इनका बॉर्डर बहुत ही दूर है। दूसरा स्टेंजा आ गया बच्चों हमारा, और इसको रीड करेंगे और उसके बाद आंसर्स देंगे हम। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and the frozen lake, the darkest evening of the year। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया बच्चों, Where and why did the horse stop? The horse stopped between the woods and the frozen lake because the speaker wanted to see the beauty of the woods। वो जो घोड़ा है वो घोड़ा वुड्स और फ्रोज़न लेक के बीच में रुक गया, यानी कि जो झील जमी हुई है और जो वुड्स हैं उनके बीच में वो रुक गया, क्योंकि स्पीकर वहाँ उसको रोक कर उस वुड्स की ब्यूटी को देखना चाहता था। तो वही क्वेश्चन पूछा गया कि वो कहाँ रुका और क्यों रुका, क्योंकि स्पीकर ने उसको रोका, क्योंकि वही तो उसका ओनर था, वही तो उसका ड्राइवर था, राइडर था। What must the horse find strange or queer and why? अब हॉर्स जो है उसको स्ट्रेंज क्या लगा,
या क्वियर। क्वियर मतलब यहाँ पर बोला जाता है विचित्र, समथिंग स्ट्रेंज वर्ड यूज किया गया यहाँ पर, विचित्र हिंदी में इसको बोलेंगे हम, विचित्र मतलब क्वियर। तो उसको ये सब चीजें स्ट्रेंज क्यों लगी और क्या लगी, स्ट्रेंज क्या लगा और क्यों लगा, दोनों चीजों के आंसर देने हमको यहाँ पर। On such a cold and dark evening when there was heavy snowfall, the speaker halted at a place between the woods and frozen lake. This is what the host must be finding queer. बहुत ही ठंडी, अब बर्फ गिर रही है तो ऑब्वियसली ठंड होगी वहाँ पर, और डार्क इवनिंग, अब ठंड के समय में आपको पता है भी अंधेरा जल्दी हो जाता है, ठीक है, और बर्फबारी हो रही तो ऑब्वियसली सनलाइट तो होगी नहीं वहाँ पे, सूरज तो निकलेगा ही नहीं। तो इतनी ठंडी और काली डार्क इवनिंग में हैवी स्नोफॉल के बीच में स्पीकर जो है हॉल्ट कर देता है, रोक देता है घोड़े को एक फ्रोजन लेक और वुड्स के बीच में। ये चीज जो थी ये उस घोड़े को थोड़ी विचित्र लगी। The horse must be finding it strange because he wasn't able to understand the reason why the poet stops unnecessarily in the woods. अब वैसे देखा जाए तो घोड़े को ये बात अजीब तो लगी, और कारण उसका ये होगा कि भाई घोड़ा सोच रहा था कि भाई जो राइडर है, स्पीकर है, वो यहाँ रुक कर क्या करेगा अननेसेसरीली, क्योंकि ठंड है, हर एक व्यक्ति, कोई भी ट्रैवलर है, कोई भी है, आप मैं कोई भी हो, हम अगर कहीं से गुजर रहे हैं तो जैसे ही रात होने लगे और ठंड हो बहुत, तो हम फटाफट से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, अपने ठिकाने पे पहुंचेंगे ताकि जाकर ठंड से अपने आप को सुरक्षित रख सके। लेकिन यहाँ पर स्पीकर ने कुछ उल्टा ही किया, उसने वहीं पर रोक दिया घोड़े को। अब रोकने का कारण था उसकी खूबसूरती देखना, लेकिन यही बात घोड़े को अजीब लगी। Do you think the horse was in support of the speaker's decision? क्या आपको लगता है घोड़ा जो था वो स्पीकर के डिसीजन की फेवर में था, सपोर्ट में था? No, the horse was not in support of the speaker's decision because he was finding it strange to stop at a place where there is no farmhouse to rest. Moreover, he tried to awaken the speaker from his state of awe by shaking his harness bell. घोड़ा जो था वो स्पीकर के इस डिसीजन में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। उसको बड़ा स्ट्रेंज लगा एक ऐसी जगह पर रुकना जहाँ पर फार्म हाउस भी नहीं है रेस्ट करने के लिए। अगर वहाँ फार्म हाउस होता चलो ठीक है भी, वो दोनों वहाँ रेस्ट करने के लिए रुके, लेकिन वो भी नहीं था। तो ऐसे में घोड़े को पहली बात अजीब लगी, तो इसलिए वो उसकी सपोर्ट में नहीं था। और इवन हमने इस पोएम में देखा कि घोड़े ने इवन अपनी हार्नेस, उसके गले में जो बेल थी उसको मतलब जो बजाकर, शेक करके, हिलाकर स्पीकर को उसकी इस दशा से जगाने की कोशिश की। यानी कि स्पीकर जो था वो एक तरह से खोया हुआ था कि मुझे इसकी ब्यूटी देखनी है, बड़ा अच्छा लग रहा था उसको जो दृश्य था पूरा। तो घोड़े ने अपनी हार्नेस को, यानी कि उसको जो बांधा होता है ना रस्सी से लगाम वगैरह, तो उसको हिलाकर, उसमें घंटी सी लगी हुई थी, वो बजाकर उसको उस दशा से बाहर लाने की कोशिश की कि शायद इसकी आँख खुल जाए और ये यहाँ से चल पड़े। तीसरा क्वेश्चन हमारा है जो वो भी सेम है। रीड द स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. What does he refer to? यहाँ पर he कौन है भाई? he यहाँ पर है उसका घोड़ा, speaker's horse. Why does he give his bell a shake? उसने अपनी घंटी को शेक क्यों किया? He did so to ask his master if he has committed some mistake by stopping at the woods. He was finding it strange and was confused as why his master has stopped at an isolated place where there is no farmhouse nearby to rest. घोड़ा जो था उसने अपनी बैल को शेक किया और ऑनर यानी कि मास्टर जो था उसका, मास्टर को ये जताने की कोशिश की या फिर उसको ये पूछने की कोशिश की कि भाई कहीं तुमने गलती तो नहीं कर दी है यहाँ पर रुक कर, कि गलती से तो नहीं तुम रुक गए हो खोए खोए कहीं। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि घोड़े को वहाँ पर उसका रुकना बड़ा ही अजीब लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था, और वो कंफ्यूज था कि उसका मास्टर जो है इस आइसोलेटेड प्लेस में, यानी कि एकांत जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, यहाँ क्यों रुक रहा है, और ना ही पास में कोई फार्म हाउस है जहाँ पर वो रेस्ट करेंगे। तो इस कारण से उसने अपनी बेल शेक की।
What are the sounds that the speaker hears in the woods? स्पीकर को उस वुड्स में कौन कौन से साउंड सुनाई दे रहे थे? The speaker hears the sound of the sweeping wind and falling snowflakes apart from the sound of his horse harness bell. These sounds indicate how quiet the forest is on that snowy day. स्पीकर जो है उसको साउंड जो सुनाई देते हैं यहाँ पर वो है हवा के, यानी कि तेज़ हवा चल रही है, फॉलिंग स्नोफ्लेक्स यानी कि बर्फ़ जो ऊपर से गिर रही है, स्नोफ्लेक्स बोलते हैं जिसको, वो गिर रहे हैं, उसके भी थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है, और तीसरा साउंड यह बताया गया घोड़े के हार्नेस बेल का। और ये साउंड इंडिकेट करते हैं कि फॉरेस्ट कितना क्वाइट शांत था उस स्नोई डे पे। हाँ तो बच्चों मेरा क्वेश्चन आपसे कि आप में से कौन कौन ये सेम कंडीशन में कहीं ऐसी सुनसान जगह पे रुकना चाहेगा? अगर कोई रुकना चाहेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्यों रुकना चाहेगा भी वो भी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इफेक्ट डज द साइलेंस हैव ऑन स्पीकर? उस शांति, वहां पर जो साइलेंस था इतना ज्यादा, उसका स्पीकर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? The silence creates a serene ambience that enchants the speaker and stops him from moving ahead to his destination. अब साइलेंस जो था यहाँ पर उसने एक सीरीन एम्बियंस क्रिएट कर दिया, यानी कि एक बड़ा ही अद्भुत सा माहौल क्रिएट कर दिया। सीरीन मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं शांत, यू कैन से इवन काम बोल सकते हो कि बहुत ही शांत, जो मतलब अच्छा लगता है। कैसे शांति ना, एम्बियंस का मतलब था माहौल, काइंड ऑफ एटमोसफियर। तो एक ऐसा एटमोसफियर यहाँ पर क्रिएट कर दिया उस शांति ने, जिससे स्पीकर जो था वो मंत्रमुग्ध हो गया, यानी कि उसके ऊपर एक जादू सा हो गया, और इस कारण से वो वहीं रुक गया इंस्टेड ऑफ मूविंग अहेड टू हिज डेस्टिनेशन। वो अपनी डेस्टिनेशन पे जाने की बजाय वहीं पर रुक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, What does the line to ask if there is some mistake mean? अब इसका मतलब क्या हुआ? To ask if there is some mistake. The line means that the host wanted to ask his master if he has committed some mistake by stopping at the woods. He was finding it strange and was confused as why his master stopped at an isolated place where there is no farmhouse nearby to rest. इस लाइन का मतलब है कि घोड़ा जो है अपने मास्टर से ये पूछना चाहता है कि क्या कुछ गलती हो गई आपसे यहाँ पर रुककर। कई बार होता है ना, मिस्टेकनली ड्राइवर गलत जगह पे गाड़ी रोक देता है। अब ड्राइवर रोकता है तो गाड़ी पूछ सकती है ना, चलो वैसे देखा जाए तो गाड़ी नहीं पूछ सकती बिकॉज वो तो मशीन है, लेकिन घोड़ा जो है पालतू है तो ऑब्वियसली घोड़े का लगाव होगा उसके मालिक से। तो उसने वो जो गले में उसके घंटी थी उसको बजाकर उसने पूछा कि भाई क्या आपने कोई मिस्टेक कर दी है, कोई गलती हो गई यहाँ पर रुक के, भी गलती से रुक गए यहाँ पे, किसी आपने भी आपको जाना आगे था लेकिन आपको लगा रहे यही जगह यही रुकना है, तो क्या कोई मिस्टेक हो गई है? क्या आप किसी और ध्यान में आदमी जब होता है तो गलत जगह पर पहुंच भी जाता है कई बार। क्योंकि उसको बड़ा अजीब लगा, कंफ्यूज हो गया वो, और उसको स्ट्रेंज भी लगा कि मेरा मास्टर यहाँ पर क्यों रुक गया। ये आइसोलेटेड जगह, यहाँ दूर दूर तक कुछ है भी नहीं, और अगर यहाँ पर कोई फार्म हाउस वगैरह होता तो भी मैं समझता कि भाई ये रेस्ट करने के लिए यहाँ रुके हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था, इसलिए घोड़े को अजीब लग रहा था। Why did the horse consider it a mistake to stop by woods? अब घोड़े को वहां पर रुकना एक मिस्टेक क्यों लगी? This is because the woods is away from society and civilization, and the speaker is forgetting his worldly responsibilities by indulging in sensual pleasures of nature. अब घोड़े को ये मिस्टेक इसलिए लगी क्योंकि वुड्स जो है वो सोसाइटी और सिविलाइजेशन से दूर है, यानी कि गांव शहर से बहुत दूर है वो वुड्स, और स्पीकर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जाते हुए, यानी कि घोड़े को लगा कि भाई स्पीकर यहाँ रुककर अपनी जिम्मेदारियाँ, यानी कि जो एक सोसाइटी में रहते हुए एक इंसान की जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो जिम्मेदारियों से वो भाग रहा है या फिर भूल रहा है उन चीज़ों को वो, और वो एक इंडल्ज होना मतलब वो डूबता जा रहा है किसमें? सेंशुअल प्लेजर्स ऑफ नेचर। वो नेचर के प्लेजर में, यानी कि प्रकृति की सुंदरता को देखकर उसमें डूबता जा रहा है, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, दुनियावी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको छोड़कर यहाँ पर आ गया है, ऐसा उसको लगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों फोर्थ वाला, वो भी सेम है, स्टेंजा को पढ़ के हमें आंसर देना है। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep.
Why does the poet consider the woods as lovely, dark, and deep? This is because he finds the woods beautiful, mysterious, and seductive. स्पीकर जो है, कवि जो है, उसको ये वुड्स जो है बड़ी सुंदर, मिस्टीरियस, एकदम भयजनक, बोलो ना भाई, रहस्यमयी लग रही है, क्या है इसके अंदर कुछ पता भी नहीं, सेडक्टिव, मंत्रमुग्ध, यानी सम्मोहित कर लिया उसने, सेड्यूस कर लिया पोएट को भी कितना खूबसूरत, बहुत ही अच्छी जगह उसको लगी और उसको देख के वो उसमें खो गया. Why can't the speaker enjoy the natural scenery in the woods? स्पीकर जो है वो नेचुरल सीनरी को एंजॉय क्यों नहीं कर पाया वहां पर वुड्स के अंदर? The speaker can't enjoy the natural scenery in the woods because he is reminded of the duties and responsibilities which he has towards himself and others that he has to fulfill. अब स्पीकर वहां रुका तो था उस सीन को, उस सीनरी को एंजॉय करने के लिए, लेकिन घोड़े ने वो बैल वगैरह बजाई, जैसे घंटी वगैरह, और उसके मन में कुछ चल ही रहा, आदमी कहीं भी चला जाए, कितना भी दूर चला जाए, किसी भी जगह पर चला जाए, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो वो उसके पीछे रहती हैं, छोड़ता नहीं है वो उसको. तो ऐसे में लेखक स्पीकर जो था वहाँ एंजॉय करने के लिए रुका था, उस सीनरी में डूब गया था, लेकिन फिर भी उसके मन में, उसके दिमाग में उसकी ड्यूटीज़, उसकी जिम्मेदारियाँ, उसके कर्तव्य जो थे, जो उसके अपने परिवार के प्रति, सोसाइटी के प्रति हैं, जिनको उसे पूरा करना है, वो अभी भी कहीं ना कहीं जाग रहे थे. तो इस वजह से वो एंजॉय नहीं कर पाया अपनी उस राइड को. द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट व्हाट प्रोमिसेस? स्पीकर किन प्रोमिसेस, किन वादों की बात कर रहा है? द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच ही हैज टुवर्ड्स हिमसेल्फ एंड अदर्स. ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ many commitments and compulsions, and before embracing a long sleep, which is death, he wants to fulfill those duties and responsibilities. स्पीकर जो है बात कर रहा है जिन ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, वो है दूसरों के प्रति जो उसके कर्तव्य, उसकी ड्यूटीज़ है. इवन मैंने कहा जैसे कि सोसाइटी के प्रति ले लो, अपने परिवार के प्रति ले लो, उन ड्यूटीज़ की बात कर रहा है वो. और वो उसके जो कमिटमेंट्स हैं, जो उसके लिए कंपल्सरी चीज़ें उसको करनी है, वो सब उसको पूरी करनी है बिफोर स्लीप, यानी कि वो एक लंबी निद्रा में चला जाए, यानी कि मृत्यु. स्लीप, यहाँ पर स्लीप बात की गई है, जिसका मतलब डेथ, यानी कि मरने से पहले ये सारी जिम्मेदारी एक इंसान को निभा कर जानी पड़ती है. और लेखक कवि जो है उसके मन में भी यही जिम्मेदारियों की बात की जा रही है, और वो उन सब जिम्मेदारियों को, ड्यूटीज़ को, कर्तव्यों को पूरा करना चाहता है. कब? बिफोर हिज डेथ. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्लीप. स्लीप यानी कि नींद जो है, मृत्यु जो है, उसका सिग्निफिकेंस बताना. दिस पोएम स्लीप रेफर्स टू डेथ which overcomes everything in the material world. The speaker says that life is like a journey and we will get attracted to various things on our way, but we need to overcome these temptations and keep moving peacefully towards our final destination, a long eternal sleep. बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर कवि ने हमको समझाया है कि स्लीप का मतलब है डेथ है, और डेथ जो है हर एक मटेरियलिस्टिक थिंग, यानी कि हमारे आजू बाजू देखो, जब तक हम जिंदा हैं हम हर चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. कोई अच्छी गाड़ी देख ले, अरे यार मुझे भी ऐसी गाड़ी लेनी है, ठीक है, या फिर किसी दोस्त की अच्छी साइकिल, बाइक दिख जाए, अरे मुझे भी ऐसा. तो मतलब चीज़ों को देख के हम लोग अट्रैक्ट होते रहते हैं, लेकिन जब डेथ जो है, जब आदमी मर जाता है, तो ये सब चीज़ें छूट जाती हैं, यानी कि उसका इन सब से मोह खत्म हो जाता है. स्पीकर कह रहे हैं कि जीवन जो है एक जर्नी है, एक यात्रा है, जिसमें व्यक्ति जो है अलग अलग चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होता रहता है जब वो जाता है यात्रा पे. यानी कि जब हम कहीं भी मूव करते हैं, किसी भी जगह पर जा रहे हैं, डेस्टिनेशन पे कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते में बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, तो हम कहीं भी गाड़ी रोक कर, बहुत खूबसूरत सीनरी है भाई, रोको यहाँ पर 10 मिनट रुकते हैं, यहाँ फ़ोटो खींचते हैं एक्सेट्रा. वैसे ही जीवन भी एक यात्रा है, जो अलग अलग चीज़ें उस यात्रा में हमें अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन हमें इन सब टेम्पटेशंस को, इन सब इच्छाओं को ओवरकम करना पड़ता है और शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ते रहना पड़ता है, जब तक हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाएं. यानी कि उस रास्ते में आने वाली हर अट्रैक्शन को हम, चलो 2 मिनट रुक के देख लिया, ठीक है, लेकिन अंततः हमें वहाँ से चलना ही पड़ता है. समझो आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हो भाई, तो दिल्ली के रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, लेकिन एट द एंड आप रुक कर कहीं भी परमानेंटली नहीं रुकोगे, आप वहाँ थोड़ी देर रुके तो फिर आगे जाना ही पड़ेगा, अनटिल आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचते, यानी कि दिल्ली. लेकिन यहाँ पर कभी फाइनल डेस्टिनेशन की बात कर रहा है, अ लॉन्ग एटर्नल स्लीप, यानी कि डेथ.
What do the last two lines of the poem symbolize? Last two lines जो हैं वो क्या symbolize करती हैं? These lines symbolize a short span of human life and the duties and responsibilities that he has to fulfill before his life ends. लास्ट की जो दो लाइनें हैं जिनको हम एक बार देख लें क्या थी, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep, यानी कि मेरे सोने से, स्लीप मतलब मैं सो जाऊं उससे पहले, माइल्स टू गो बहुत दूर जाना है मुझे। इसका मतलब है कवि कह रहा है कि ये जीवन मेरा बहुत ही छोटा है, छोटा लाइफ स्पैन है, बहुत ही ह्यूमन लाइफ बहुत ही छोटी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ जो हैं वो हमें फिल करनी पड़ती हैं बिफोर द लाइफ एंड, यानी कि जीवन के ख़त्म होने से पहले हमको सारी जिम्मेदारियां अपनी निभानी पड़ती हैं। तो बहुत ही खूबसूरत कविता है बच्चों ये, और होपफुली आपको क्वेश्चन आंसर समझ भी आए होंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।